आज पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो फिर फेलोशिप में आया था, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आया था और मैं ये गलत फहमी में था कि सिर्फ शराब मेरा प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आया था सभी के जैसा प्रैक्टिकली मेरी पूरी धुलाई हो गई थी। मेरा ए का संबंध आया था 2007 में, जहाँ पे मेरे फैमिली डॉक्टर ने मेरे पिताजी को बोला था कि ये करके कुछ तो भी है। मेरे पिताजी परेशान हो गए थे कि ये क्या कर रहा है, सवेरे से शुरू हो जाता है, रात तक चालू रहता है, घर के बाहर भी नहीं जाता है और तो भी उसके पास शराब का स्टॉक पड़ा रहता है, ये कैसे होता है। और ऐसी नौबत आ गई थी जहाँ पे मुझे एक व्यसन मुक्ति केंद्र से दूसरे व्यसन मुक्ति केंद्र में एडमिट करने को आ रहा था। 6 महीने के अंदर 3 एडमिशन हो चुके थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वो काउंसलर जो था मेरा, उसने मेरे सामने ही मेरे फाइल के ऊपर एक क्रॉस मार दिया था और मेरे को बोला था कि भैया तेरे हाथ जोड़ता हूँ और चाहे तो तेरे पैर भी पड़ लेता हूँ। और उसने हकीकत में मेरे पैर छुए थे कि आज के बाद पी मत, और अगर पिया तो इधर आना मत। और मैंने ये चीज देखा था कि जिस दिन भी मैं डिस्चार्ज होके घर आता था, 2 घंटे के अंदर फुल टाइट होके वापस घर पे लौटता था और समझ में नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरे फैमिली डॉक्टर ने पिताजी को बोला था ये करके कुछ तो भी है, ट्राई करो, मालूम नहीं क्या होता है। पिताजी ने मेरे को मैसेज दिया, उसने बोला जाके देख। और उस दिन गया था मीटिंग में, आज भी याद है, थर्सडे का दिन था और वहाँ पे मैदान में, वहाँ पे जो पार्क ग्राउंड है, वहाँ पे काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी, 2 व्हीलर खड़े थे, 4 व्हीलर खड़े थे। और मैं वो गर्दी देख के डर गया था। मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि अगर यहाँ पे किसने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं ये बहुत आसानी से भूल रहा था कि मैं पी के जो तमाशा कर रहा था वो तो पूरी दुनिया देख ही रही थी। और उस दिन मैं वो मीटिंग में गया नहीं। नतीजा ऐसा हो गया कि एक दिन वापस एडमिट हो गया और जब वो एडमिट हो जाता था और वहाँ पे मेरी मनस्थिति हमेशा यही थी, 25 दिवस तुमचे 36वां माझा। और एक दिन ऐसे ही डिस्चार्ज होके घर पे आया था एक जगह से और मुझे पीने का ऑब्सेशन आया था। मेरे को पीना था, पैसे थे मेरे पास, लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं थी। घर वाले लोग ने सब ले लिए थे मेरे पास से। घर के अंदर सभी कबड़ जहाँ पे लॉकर वगैरह रहते थे सबके ऊपर ताला रहता था। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैसे सब ले लिए थे। बॉडी गार्ड के बिना कोई छोड़ता नहीं था। हमारा एक आदमी था, बहुत पुराना आदमी था, हमारे काफी सालों से था हमारे साथ। वो बंदे को शाम को ऑफिस बंद होने के बाद उसकी ड्यूटी मेरे साथ लग जाती थी कि इसको जिधर बन जाने का है जा तो इसके साथ, एक ही काम कर, ये पीना नहीं चाहिए। और उस दिन मैं डिस्चार्ज होके आया था और मैंने पिताजी को बोला ये एक ही मीटिंग में जाके आता हूँ। वो सिर्फ मेरा बहाना था, हकीकत तो ये थी कि मुझे शराब चाहिए थी। और मैं घर से निकला था, पहले वाइन शॉप पे गया था, मेरा कोटा लिया था, डिक्की में रखा था और मीटिंग में पहुंचा था। मेरा पूरा ध्यान उस बाटली के अंदर था जो मेरी डिक्की में थी। और मैं मजबूरी में वहाँ पे बैठा था क्योंकि अभी 1.5 घंटा कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे टाइम बताया था कि मीटिंग का टाइम 7:30 से 9 का मीटिंग का टाइम है, तो घर पे जा भी नहीं सकता था। और वहाँ पे बैठा और सबसे पहला इम्प्रेशन था कि साला सीनियर सिटीजन का क्लब है, सब बुड्ढे बाड्ढे लोग बैठे रहे यहाँ पे, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, यही सारा इनका। लोगों ने अपना शेयरिंग करना चालू किया। वो लोग बोल रहे थे मुझे आइडेंटिफाई कर, तुलना मत करना, यहाँ पे आते रहे, तू यहाँ पे। वो आते रहे मुझे कहीं ना कहीं पसंद आ गया था क्योंकि वो एकमात्र जगह थी वहाँ पे मेरा वेलकम हो रहा था। बाकी सब बाजू तो वो लोग मेरे को चल भाग यहाँ से, वही एटीट्यूड था। और जब उन्होंने बीमारी के बारे में बात किया तब वो लोग ने अपने अनुभव जब शेयर किए, कोई बोल रहा था कि नौकरी गई, कोई बोल रहा था छोकरी गई, कोई बोल रहा था इज्जत गई, कोई बोल रहा शोहरत गई। मैं बोला साले गए ली कैसे, ना ही पीने आता है और ना ही जीने आता है, निकलो यहाँ से, दोबारा से यहाँ पे नहीं आऊंगा। 2012 में 8 साल के बाद मुझे झक मार के वहाँ पे आना पड़ा। वो मीटिंग में से निकलने के टाइम पे एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला था, मुर्तजा अगर तू इसी रास्ते पे चलते रहेगा और तुझे लग रहा है कि अब तक तेरा कुछ गया नहीं है तो 100% एक न एक दिन जाएगा। 2012 में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हार मान के और तभी पण एक जगह से उसी दिन डिस्चार्ज हुआ था, ड्राई क्लीन हो गया था। और मुझे एक ही मीटिंग में, मैं एक ही फेलोशिप में लिटरली फेंका गया हूँ, लिटरली एक ही फेलोशिप में फेंका गया था। मैं खुद के चॉइस से नहीं आया, मजबूरी में मुझे झक मार के आना पड़ा था।
और जब यहाँ पे आया था और पहली बार सुना था कि शरद तेरा प्रॉब्लम नहीं है, तेरा प्रॉब्लम कुछ और ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ग्रुप में उस समय काफी जोर दिया जाता था स्पॉन्सर और स्पॉन्सरशिप के ऊपर, और मैंने बोला चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, जाने क्या वाला है। मेरा हेतु पूरी तरह से गलत ही था। मैं ये में आया था क्योंकि कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था थोड़ा बहुत कि यस शराब प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे वो उन सब चीजों को रिकवर करना था जो मेरी जिंदगी से निकलने वाली थी या निकल चुकी थी। माँ बाप का भरोसा, मेरी गर्लफ्रेंड एक थी, एक जिससे बहुत प्यार करता था, मुझे वो वापस मेरी जिंदगी में चाहिए थी। मुझे पैसे वापस चाहिए थे, मुझे मेरे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो सब वापस चाहिए था, मुझे मेरी आजादी वापस चाहिए थी। लेकिन आजादी के साथ जवाबदारी भी आती है, ये चीज का एहसास ही नहीं था। स्पॉन्सर लिया, उसके बाद जाना चालू किया, और तब जब पहली बार उसके पास गया था तो उसने मुझे 3 सवाल पूछे थे। उसने बोला मुर्तजा अगर तू मेरे पास आ रहा है तो तुझे 3 चीज करनी होगी। नंबर 1 प्रामाणिकपना, हकीकत उसी तरह से बयान करनी होगी जिस तरह से वो हकीकत में हुई है। तेरी कहानी नहीं चाहिए, तेरा वर्जन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट द ट्रूथ, नॉट द फिक्शन। दूसरी चीज मुझे बोला था कि खुला मन, कि मैं तुझे वो बोलने वाला हूँ जो तुझे सुनने की गरज है, जो तू सुनना चाहता है वो नहीं बोलने वाला हूँ। और तू मीटिंग में अपन ध्यान से सुनेगा क्या, या कोई कोई बंदे तुझे थोड़ा समय हो जाएगा तो बोलेगा अरे इसका तो अगला डायलॉग ये है, तो टर्न ऑफ तो नहीं हो जाएगा। और तीसरी चीज तैयारी है क्या तेरी। पहली बार वो आदमी ने जब मेरे साथ बैठा था, रिजर्वेशन करके कुछ चीज होती है। आज का जो टॉपिक मुझे बताया गया था कि रिमोर्स, पश्चाताप, खुन्नस और रिजर्वेशन राखून ठेवणे, ये पहली बार मैंने इन शब्दों को ए में सुना। बाहर की दुनिया में पहले पण सुन चुका था, लेकिन उसका मतलब मेरे लिए तब अलग था। रिजर्वेशन की कोई बात करता था तो मुझे लगता था ट्रेन की टिकट की बात कर रहा है, फ्लाइट की टिकट की बात कर रहा है। रिमोर्स नाम की चीज ऐसा कुछ रहता है, अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन उस चीज का मुझे एहसास नहीं था क्योंकि कभी उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और रिजर्वेशन, अगर मगर, कंडीशन, इन चीजों का पहली बार ये में खुलासा हुआ। और यहाँ पे मुझे ये भी बताया गया था कि ये 3 चीज तेरे लिए बहुत ही घातक है, तेरे लिए डेडली है ये। दूसरा, जब सबसे पहले मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा था और हमारी सबसे पहली टॉपिक निकली थी रिजर्वेशन के ऊपर, मैं एक दिन उनके साथ बैठा हुआ था उनके गैरेज के अंदर, और उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या तू मानता है कि तू शराब के ऊपर हदबल है। मैं बोला यस मानता हूँ। तेरा जिंदगी अस्त व्यस्त है, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराए थे। मुझे ये में आते आते लगभग 4-5 महीने हो चुके थे। शराब से दूर था, दुनिया भर का घमंड भर गया था, मेहरबानी की अल्लाह सबके ऊपर दारू छोड़ के उस तरह का रवैया था। मेरे हिसाब से सबने चलने चाहिए, वो अपेक्षा थी। और पहले दिन पे मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि अपेक्षा मत रख। मैं बोला क्या पागल है क्या, बोली मैंने अपेक्षा मत रख, एक्सपेक्टेशन मत रख, मतलब कुछ हजम ना हो रहा ये बात। और उसने मुझे एक चीज पूछी थी कि क्या तेरे दिमाग में कोई भी ऐसी छुपी हुई कल्पना है क्या, कोई भी ऐसा आइडिया है क्या कि अगर ऐसा होगा और वैसा होगा तो ही मैं सोबर रहूंगा। कोई कंडीशन है क्या तेरे दिमाग में? अगर कोई कंडीशन है तो निकाल, क्योंकि ये एक रिलैप्स की तैयारी रहेगी। हमेशा इन कमरों में सुना है कि फिजिकल रिलैप्स के पहले आदमी मेंटल तौर पे रिलैप्स होता है, और वो मुझे उस चीज का एहसास ही नहीं था। मैं उनके साथ बैठा हुआ था और वो मुझे पूछते गए। उसने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेगा तू, अगर तेरा समझ ले कि तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस में घाटा हो गया तो। मैं बोला नहीं, शायद इतना इफेक्ट नहीं करेगा। उन्होंने बोले कि अगर तेरे मम्मी को कुछ हो गया तो। उस समय में मेरे मम्मी के ऊपर मेरी बहुत ही भयानक खुन्नस थी, कि कहीं ना कहीं मेरे डाइवोर्स के लिए वो उनको ज्यादा मान रहा था। और उन्होंने बोला अगर तेरे परिवार में ऐसा हो गया, अगर कोई मर जाता है, तेरे फेवरेट काका मर जाते, तेरे चाचा मर जाते, और घूम फिर के वो मेरे पिताजी के ऊपर आए थे।
क्योंकि उनको मालूम था कि मैं मेरे पिताजी का बहुत ही क्लोज था। मेरी जिंदगी में अगर मेरे कोई आदर्श थे तो वो मेरे पिताजी थे। और वो जब घूम फिर के आए थे और उसने मेरे को पूछा था कि अगर समझ ले तेरी माँ को कुछ हो गया तो पिएगा क्या? मैं बोला नहीं। उसने बोला अगर पिताजी को कुछ हुआ तो? और मैंने उसको क्लियर कट बोला था गारंटी नहीं। उसने मुझे को एक चीज समझाया था तभी कि मुर्तजा तुझे यहाँ पे अनकंडीशनली ये प्रोग्राम को लेना है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर नहीं ले सकता है तू कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, अगर फलाना हुआ तो फिर अगर वो लड़की मेरी जिंदगी में वापस आती है और मेरी शादी होती है तो फिर मैं सोबर रहूंगा। उसने बोला ये सब निकाल दे, अगर तेरे दिमाग में कोई छुपी हुई कल्पना है ना। उसने बोला कि बहुत सारी चीज, और जब मैंने एक्चुअली हकीकत में देखना चालू किया, जब खुदाई चालू की, तब एक चीज का एहसास हुआ कि काफी सारी चीज थी मेरे अवचेतन के अंदर, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलता है, काफी सारी ऐसी चीज भरी हुई थी वहाँ पे जिसका मुझे एहसास भी नहीं था। पिताजी को कुछ होगा इस चीज का एहसास था क्योंकि वो हकीकत में मैं इतना क्लोज था। हालांकि हम मेरे पीने के काल में रिलेशन काफी तौर तक बिगड़ गए थे, बिगड़ नहीं गए थे, उनके तरफ से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैं ही सबसे दूर रहना चालू हो गया। और वो नंबर 1 रिजर्वेशन मेरे दिमाग में था। मेरा दूसरा कंडीशन जो था ये में आने के टाइम पे कि जो लड़की मेरे को मेरे पीने की वजह से छोड़ के चली गई, अब तो मेरा शराब रुक गया है, वो वापस आनी चाहिए। और मुझे यहाँ पे बताया गया कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो आएगी। अगर आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आई तो भी तुझे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बोलने के तौर पे तो मैं स्वीकार कर रहा था, लेकिन दिल में स्वीकार नहीं किया था। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे क्लियर कट पूछा था कि तेरे पिताजी को अगर कुछ होता है तो क्या करेगा तू? और मैंने बोला था उनको कि मैं पीऊंगा। दोस्तों ये बात थी लगभग 2012 की, और 2014 में जब मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज हुए थे और जब उनका देहांत हो गया था, जब वो हॉस्पिटल में थे तब मैं ब्लैकआउट में था, जब वो गुजर गए तब भी मैं बेड पे ब्लैकआउट में था। और तब पहली बार जिंदगी में ये चीज का एहसास हुआ कि यस बस रिजर्वेशन, ये अगर और मगर ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मुझे सोब्राइटी नहीं मिल सकती है। यहाँ पे सोब्राइटी का जो मीनिंग दिया गया है, जो बिल डब्ल्यू ने बोला है, एक पैम्फलेट है हमारी प्रॉब्लम्स अदर देन अल्कोहल, वहाँ पे उसने बोला है कि शराब से मुक्ति थ्रू द प्रैक्टिस एंड टीचिंग्स, प्रैक्टिस करने से 12 कदमों की, उस चीज को सोब्राइटी बोलता है। और वो ये एक ग्रुप जो रहता है उसका एकमात्र लक्ष्य वही है, वही उसका एकमात्र मोटिव होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं शब्दों में शायद गड़बड़ी कर दूंगा तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं ट्रांसलेशन में मैंने कोशिश तो की है कि शब्दों को ढूंढ के निकालूं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ तो करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी चीज जो मेरे जिंदगी में मेरे सामने रखने में आई थी, मेरे स्पॉन्सर ने बोला था मुझे, मुर्तजा अभी कुछ महीने हो चुके हैं, अभी शायद तुझे तेरी चौथी पारी लिखना चालू करना पड़ेगा। और उसने मेरे को बोला था कि कौन सी चीज है, कौन सी भावना है जो तुझे तकलीफ दे रही है, उसको पहचान। और उसने मेरे को एक पैटर्न बोला था, और उसने बोला था कि खुन्नस करके एक चीज रहता है, और वो खुन्नस एक शब्द में से आई है जहाँ पे रिसेंटी जो लैटिन शब्द है, और उसका ये मतलब है कि बार बार उसी चीज को महसूस करना, उसी चीज को अपने दिमाग के अंदर वही कैसेट को, घिसी पिटी कैसेट को प्ले करते बैठना। जब पहली बार मैंने काफी टालने की कोशिश की कि नहीं ये चौथी पायरी पांचवी पायरी मेरे कुछ काम की नहीं है, मैं मेरी जिंदगी की कहानी किसी के सामने क्यों बोलूं? मैं किसी के सामने अगर मैंने जिंदगी में जो जो गलतियां की है अगर वो रखूंगा तो सामने वाले के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सामने वाला क्या सोचेगा कि ये इतना थर्ड क्लास आदमी है, ये सब करके आया है, माँ को धक्का दिया है, ये किया है, वो किया है, उसके मौसा का हाथ लेके पीछे मरोड़ दिया था, ये किस किस्म का प्राणी है? और मैंने काफी टाइम तक उसको टालने की कोशिश किया। टालने की कोशिश इस हद तक किया था कि जिस लड़की से प्यार कर रहा था उस लड़की के पिताजी के साथ मिलकर उनसे माफीपन मांगा था, और वो राजी हो गए थे हमारी शादी के लिए। लेकिन भावनिक तौर पे मैं इतना उथल पुथल हो गया था, इतना अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि ये सब कचरा मेरे अंदर भरा पड़ा था। मैंने खुद के ऊपर इस प्रोग्राम के अंदर आने के बाद, इस फेलोशिप के अंदर आने के बाद, वो प्रोग्राम को काफी टाइम तक टालने की कोशिश की और उसके मेरे को फटके ही गिरे।
एक दिन ऐसा आ गया था जब घर में बैठा था और एकदम निराश हो गया था। एंड मैं सोच रहा था कि साला अगर इसी तरह से चलेगा, साला मैं दारू से तो दूर हूँ, लेकिन मैं कोई भी एंगल से सुखी समाधानी नहीं हूँ। दुखी हूँ, साला डिप्रेशन में हूँ, निराश हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? और उस दिन मैंने सही मायने में हकीकत में वो कागज और कलम को उठाया और लिखना चालू किया। दोपहर के लगभग 11 बजे थे और शाम के 4 बजे तक मैं लिखते बैठा था। दोपहर को 4 बजे तक लिखते बैठा था। मम्मी ने वो पूछा कि आज तेरे को जाने का नहीं क्या उनके घर पे, मेरे स्पॉन्सर के। बोला नहीं, अभी निकल ही रहा हूँ। लेकिन वो लिखने से जो दो मेन सीरियस चीज थी, जो मेरी जो दो मेन खुन्नस थी लोगों के ऊपर, वो वहां पे मैंने लिखा नहीं था। मैं मेरे स्पॉन्सर के पास गया था और उसने मुझे पूछा था कि लिख के लाया है क्या तू? मैं बोला यस, लिख के लाया हूँ। उसने बोला तो चल बैठ। और उन्होंने मेरे को पूछा था कि तूने ईमानदारी से लिखा है या इसमें से कुछ छोड़ दिया है, शॉर्टकट लिया है? मैं बोला हाँ, दो चीज नहीं लिखी है। उसने बोला ठीक है, नहीं लिखा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन तुझे उसको ऊपर सामना करना पड़ेगा। पहले तूने जो लिखा है उसको तो देखता है। और वो दो चीज मुझे इतनी भारी गिरी, क्योंकि उसके बाद लगभग एक हफ्ते के अंदर ही मैं उस समय लगभग तकरीबन 11 महीने शराब से दूर था और मैं रिलैप्स होके बैठ गया। वही चीज जो मैं सोच रहा था कि मेरी सबसे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट मैं किसी को कैसे बोलूं, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसी चीज ने मेरा सत्यानाश कर दिया। दोस्तों, मेरी रिजेंटमेंट ने मेरी जिंदगी में कितना तहस नहस वहां मचाया है, उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरा जिंदगी में पहली बार एक व्यसन मुक्ति केंद्र से पिकअप हो गया था। मेरा जो पहला एडमिशन पण हुआ था, मेरे भाई ने मेरे को रिवॉल्वर दिखा के किया था, मेरे चाचा के बेटा ने। वहां पे रहने को तैयार नहीं था। मेरे को बोला गया था कि आगे डॉक्टर के यहाँ जाने का है, सिर्फ ओपीडी में दिखा के वापस आने का है। मैं वहां पे गया और वहां पे एक यूनिफॉर्म हुआ करता था कुर्ता पायजामा का, मेरे हाथ में सफेद कपड़े दे दिए। मैं रहने को तैयार नहीं था। वहां पे जो काउंसलर था, स्टाफ था, सभी को नड रहा था। नड़ते बैठा था उन लोग को, और इतने में मेरे कजन ने उसकी रिवॉल्वर दिखाया मेरे को कि अभी तो साला तू बैठता है यहाँ पे या मारू तेरे को। तभी मैं वहां पे रुका था, लेकिन दिमाग में पूरा खुन्नस भर के बैठा हुआ था। और वहां पे मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि चलो यहाँ पे 35 दिन का किस्सा है ना ये लोग का, 35 दिन तुम्हारे, 36वां मेरा रहेगा। वो भावना से वहां पे रुका था। एक बार जिंदगी में जब पहली बार मेरा पिकअप हुआ था, जब घर पे आके मेरे को उठा के लेके गए थे, और वहां पे ऐसी हालत हो गई थी कि मैं देखता था घर वाले लोग के फोन आते थे लोगों को, 3-3 4-4 दिन से घर वालों से बात होती थी, घर वाले मिलने को आते थे हफ्ते में, और साला 1 महीने तक कोई आने को तैयार नहीं यहाँ पे मेरे को मिलने के लिए। और वो इतना खुन्नस भर के बैठा हुआ था। और फाइनली एक दिन ऐसा हो गया कि 1 महीना हो गया था मेरे को वहाँ पे रहते हुए, और मेरे पिताजी आए। मेरे पिताजी की उम्र लगभग उस समय 76 या 77 की होगी। वो वहाँ पे आए थे और वो मेरे साथ बैठे हुए थे, और मैंने उनको पहला सवाल ये पूछा कि अब फुर्सत मिल रही है क्या आने के लिए? उसने बोला नहीं, मुझे बताया गया था कि आना मत, क्योंकि तू ओपन आउट नहीं हो रहा है। वो लोग तेरा अहंकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साला तू कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे बोला गया था कि तू आ मत, तो आप आना मत इसको मिलने के लिए। और मैं वहाँ पे बैठे बैठे मेरे ग्रैंडर सिटी में चले गया था, और मैं बोला कि यहाँ पे सब जन आते हैं मिलने के लिए, आप लोग आए नहीं। और व्हाट आर यू सेइंग कि आप बोल रहे हैं कि तूने कुछ किया नहीं, क्या आप भूल रहे हो क्या मैंने जिंदगी में ये सब करके बैठा हूँ? मुझे फलाना पदक मिला है, मेरे को फलाना अवार्ड मिला है, फलाना ये मिला है। और मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था कि तू था एक टाइम पे, नो डाउट तूने काफी कुछ हासिल किया था जिंदगी में, लेकिन आज की तारीख में क्या है तू? आज के तारीख में तो एक बेवड़ा है। टुडे यू आर जीरो। और उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को बोला एक काम कर, मेरा इनसे बात हो गया था एडमिट करने के टाइम पे ही कि हम लोग ने तेरे को सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ पे रखा है। उस समय पे, उस क्षण में मेरी खुन्नस और मेरा गुस्सा इतना था मेरे पिताजी के प्रति। मैंने उनको ये बोला कि नहीं, बोला जाता है कि 90 दिन का कोर्स है,
तो मैं यहाँ पे 90 दिन रहूंगा। एक मेरे जैसे प्राणी को किसी और की गरज ही नहीं है बैंड बजाने के लिए। हमारे बिग बुक में क्लियर कट लिखा है कि एक अल्कोहलिक व्यक्ति वो प्राणी है जो खुद की तबाही मचाते रहता है। वो ऑन अ थरली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ। किसी और को बर्बाद करेगा कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन वो खुद को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। वो खुन्नस के कारण मैं वहां पे उस व्यसन मुक्ति केंद्र में जबरदस्ती का 3 महीने रहा। और वहां से जब घर पे पन आने की बारी आई कि 3 महीने का कोर्स हो गया, अभी तेरे को जाना पड़ेगा घर पे, तब मैं वो व्यसन मुक्ति केंद्र वाले से मांडवाली कर रहा हूँ कि एक काम कर, मैं सवेरे यहाँ पे आता हूँ और सिर्फ रात को सोने के पूर्ता घर पे जाऊंगा। और जब मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तेरे को खुन्नस है क्या, तब जाके जब मुझे हकीकत में समझाया गया कि खुन्नस मतलब क्या, तब पहली बार जिंदगी में आंखें खोल के देखा कि बस मेरी खुन्नस की वजह से मैंने कितना नुकसान कर चुका हूँ ऑलरेडी। वहां पे मैं जिस जगह पे भर्ती था, हमारे रिजल्टमेंट के इसमें बोला जाता है कि उन व्यक्तियों का नाम, उन संस्थाओं का नाम, उन सभी का नाम आना चाहिए जिनके प्रति हमारे दिमाग में खुन्नस है। और जब मैं वो देख रहा था तो मेरे को ये भी एहसास हुआ कि वो व्यसन मुक्ति केंद्र जहाँ पे मैं भर्ती था उसके ऊपर पर मैं खुन्नस पकड़ के बैठा था। वहां पे जो बंदा था, वहां पे जो उसका चालक था, मैं जब भी उससे बात करने को जाता था मेरी आवाज एक तो साली सॉफ्ट थी और वो बंदा एक कान से बहरा था। मुझे ये चीज का मालूम नहीं। और ऐसी कितनी सारी फालतू की खुन्नस पाल के बैठा था जिसका नुकसान किसी और को नहीं हो रहा था। मेरी बैंड बज रही थी बार बार। ये मैं आने के बाद 4 साल तक अंदर बाहर किया है। 11 महीने का जो रिलैप्स हुआ था, उसके बाद अगले 4 साल तक रिलैप्स ही होते बैठा था। 3 महीने, 6 महीने, 9 दिन, 7 दिन, पीरियड कम 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 होते जा रहा। शराब रुकने का नाम नहीं ले रही। जिंदगी का बैंड बज रहा। भावनिक तौर पे रोलर कोस्टर पे, कभी ऊपर कभी नीचे। स्टेबिलिटी, स्थिरता मेरे जिंदगी में कुछ थी नहीं और इस चीज का मुझे एहसास भी नहीं था। और ए में मुझे बोला जा रहा था कि तू कदमों के ऊपर काम कर, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिजर्वेशन है ये तेरे लिए घातक है। हमारे बिग बुक में क्लियर कट बोला गया है रिजर्वेशन के बारे में। इट इज द नंबर 1 ऑफेंडर। 1 नंबर का शत्रु हमारा खुन्नस है। नंबर 1 अगर किसी चीज से हमारे को धोखा है तो वो हमारी खुन्नस है। बिग बुक में ये भी लिखा है कि गुस्सा जो है वो एक आम आदमी के लिए उसका एक लग्जरी है, लेकिन मेरे जैसे शराबी के लिए वो एक जहर है। मुझे पड़वड़ेगा ही नहीं वो, क्योंकि मेरे को मेरी सीमा नहीं मालूम है, लिमिट कहाँ पे है, कि कहाँ पे शुरू करना है और खत्म करना है। मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं है। मैं जिंदगी में कई बार देखता था जब हमारी ऑफिस पे अगर पिताजी के साथ किसी हमारे स्टाफ के साथ कुछ हो जाता था तो 2-3 मिनट के लिए गर्म होते थे, लेकिन वो गर्म होने के बाद एक बार उसका मैसेज मिल जाता था सामने वाले को कि वो क्या बोलना चाह रहे, क्या गलती है। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद उनका बिहेवियर उसी व्यक्ति के साथ बहुत ही नॉर्मल रहता था। लेकिन जब मेरा दिमाग सटकता था तो इट वॉज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। कहाँ पे रुकना है, मतलब सवेरे हुए हादसे को मैं शाम तक कैरी करता था, कई बार तो कई दिनों तक कैरी करता था। और जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि देख ये तेरी खुन्नस तुझे कहाँ पे लेके आई है, तुझे कितनी तकलीफ हो रही है खुन्नस की वजह से। एक इंसिडेंट बोलना चाहूंगा कि मेरा ऑफिस पे हमारा पार्टनरशिप फॉर्म था। मेरा जो कजन था उसने पिताजी को बोला था कि ये हमेशा मुंह में से इसके बात आते रहते हैं, इसको बोलो कि यहाँ पे मत आए। वो बंदे के ऊपर मैं खुन्नस पकड़ के बैठ गया। मैं ये नहीं देख रहा था कि मुद्दा क्या था, कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, ये मुझे कैसे बोल सकता है कि तू आ मत यहाँ पे। वो बंदे के ऊपर खुन्नस पकड़ के बैठ गया। ऐसे कितने लोगों के ऊपर खुन्नस पकड़ के बैठ गया और किसी और का बैंड नहीं बजा था, सिर्फ मेरा ही बैंड बज रहा था। मुझे क्लियर कट बोला था। यहाँ पे मेरे को खुन्नस एक चीज की ये पन बैठ गई थी मेरे मम्मी डैडी के ऊपर, जो बेसिक खुन्नस थी कि सारा जब भी मैं पीता हूँ मेरे को उठा के कहीं ना कहीं लॉकअप में डाल देते। मैं वो देख रहा था कि मैं लॉकअप में पहुंच रहा हूँ, लेकिन लॉकअप में क्यों पहुंच रहा हूँ ये देखने की कभी तैयारी थी नहीं। और जब यहाँ पे पहली बार जब मेरी चौथी पायरी किया, जब ईमानदारी से किया, चौथी पायरी पहली बार तो जब किया था तो उसका कोई मायना ही नहीं था, क्योंकि मैं ईमानदार था ही नहीं। उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाया था। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे शुरुआत में जो बोला था कि प्रामाणिकपन से बताना पड़ेगा क्या हुआ है,
तेरे हिसाब से क्या हुआ है वो नहीं चाहिए मुझे, हकीकत में क्या हुआ था। द ऑनेस्ट वर्जन ऑफ द ट्रूथ, नॉट द शुगर कोटेड। हकीकत में क्या हुआ है। ईमानदारी थी ही नहीं, ईमानदारी से लिखा ही नहीं था। मेरा अहंकार और मेरा डर मुझे लिखने ही नहीं देते थे। और कई टाइम तक मैं ये टालते बैठा, और जब फाइनली ऐसी स्थिति आ गई कि एहसास हुआ कि नहीं भैया इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे शराब से सिर्फ दूर नहीं रहना है, मुझे शराब से सुखी खुशी से दूर रहना है। माई गोल इज नॉट टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, आई वांट टू, मेरा मेरा जिंदगी जो है, मुझे खुशी वाला जिंदगी चाहिए, मुझे सिर्फ शराब से दूर नहीं रहना है। जब वो कहीं ना कहीं दिमाग में फिट किया और ये प्रोग्राम पे चलना चालू किया, यहाँ पे रिजेंटमेंट जो खुन्नस है उसके कई सारे एग्जाम्पल्स थे मेरे खुद के जिंदगी में। एक खुन्नस तो इतनी बेकार हो गई थी, और ये मैंने जब देखा कि ये मैं जिन लोगों के प्रति खुन्नस पकड़ के बैठा हूँ उनके नाम कई बार कॉमन है, डर भी उन्हीं लोगों का था, उनका नाम मेरे काफी सारे लिस्ट में कॉमन आ रहा था। और ये खुन्नस की वजह से कुछ करने की हिम्मत तो थी नहीं मेरे को, लेकिन ख्याली पुलाव के अंदर, और वो दिमाग मेरा किधर का किधर पहुंच जाता था। मेरे को यहाँ पे बोला गया था कि ये बीमारी जो है ये सोच को लगी हुई बीमारी है, ये आत्मा को लगी हुई बीमारी है। तेरी सोच में गड़बड़ है, जब सोच में गड़बड़ है तो एक्शन सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं वो प्राणी हूँ जो सोचता कुछ था, बोलता कुछ था और करता कुछ और ही था। सही में ये तीन चीजों में कनेक्शन ही नहीं था। जब मैंने देखना चालू किया कि मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ, तब कहीं ना कहीं जिंदगी में पहली बार इस चीज का हुआ एहसास कि भैया मैं वो प्राणी हूँ जो गुस्सा नहीं पकड़ता है, मैं सीधा खुन्नस पकड़ लेता हूँ। मैं तो वो बंदा हूँ जो दिमाग के अंदर सामने वाले का मर्डर भी कर चुका हूँ। और जब मैंने पहली बार ईमानदारी से देखना चालू किया कि यस, इसमें मेरा रोल कहाँ पे है, सामने वाले ने जो किया वो किया। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को एक बार जब ईमानदारी से मेरा लिस्ट बनाया था और इन्वेंट्री बनाई थी और उनके सामने डिस्कस किया था, और तभी पर मेरी फटी पड़ी थी। मैंने मेरी इन्वेंट्री लिखी थी और उनके घर पे गया था, और उन्होंने बोला ठीक है तू लिख के लाया ना तो वहाँ पे रख दे। मैं वहाँ पे रख तो दिया था वो किताब, लेकिन वो पूरा हफ्ता धक धक हो रहा था। साला अगर किसी ने उठा के पढ़ लिया तो क्या होगा, इज्जत की फजीती हो जाएंगी, क्योंकि उसके घर पे काफी सारे एक मेंबर जाते हैं। जब अगले हफ्ते पहुंचा तब पहली बार इतना रियलाइज हुआ कि भैया तू कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी को तेरी स्टोरी में इंटरेस्ट है। मैंने उनको पूछा कि मेरी बुक, मुझसे बोला तूने कहाँ पे रखा था, वहाँ पे देख उधर ही पड़ी रहेगी। और जब वहाँ पे देखा था तो किताब के ऊपर एक धूल का पूरा परत चढ़ा हुआ था, किसी को पड़ी भी नहीं थी उस चीज के बारे में। लेकिन वो चीज मुझे इतना तकलीफ दे रहे थे कि वो एक हफ्ता मैं प्रैक्टिकली बधिर हो गया था। मैं रुका हुआ था कि कब जाके उसके घर से वो किताब उठा के लेके आऊंगा। जब मैंने उनके साथ बात करना चालू किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि तूने इन इन लोगों को तकलीफ दी है और तुझे इन लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। जब उसने माफी मांगने का बात किया था तब मैं सटक गया था, हकीकत में सटक गया था। मैं बोला आयु मैड, मैं माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं आता है। और जो दूसरी चीज मुझे बोला था कि तुझे माफ करना होगा कुछ कुछ लोगों को, ठीक है, वहां पे उसने बोला कि यस, इन्होंने शायद तेरा बैंड बजाए, यहाँ पे शायद तेरी गलती नहीं थी। और मेरे को हजम नहीं हो रहा था कि मैं किसी को माफ करूं। और मुझे सामने ये बोलने में आया था कि भैया अगर तू माफ नहीं करने वाला है तो फिर तू ये क्यों अपेक्षा रखता है कि तुझे कोई माफ कर देगा। तेरे पास चॉइस नहीं है। हकीकत तो ये थी कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा था, क्योंकि इन खुन्नसों की वजह से मेरी शराब बार बार मेरे हाथ में आ रही थी। आई डिड नॉट हैव अ चॉइस। मेरे को समझाया गया है कि भैया तू ये क्यों कर रहा है, तू ये इसलिए कर रहा है ताकि तुझे शांति मिले। सामने वाला तुझे पसंद करेगा, तुझसे इम्प्रेस होगा, तुझे उसके लिए नहीं करना है। तुझे मेन तो ये करना है क्योंकि तुझे शांति चाहिए तेरी जिंदगी के अंदर, तुझे संतुष्टि चाहिए, तुझे खुशी चाहिए। क्योंकि ये वो सब चीज थे जो मुझे खुश नहीं रहने दे रहे थे। मेरे मम्मी डैडी के साथ तो रिलेशन इतनी इस हद तक बिगड़ गया था कि मेरे घर में सन्नाटा हुआ करता था। एक मीटिंग में मैं लोग सुनता था, लोग बोलते थे कि सोने से पिवड़ा है, कोई बोलता था घर में चारों दीवार हंस रही है। और मैं सोचता था साला ये लोग इतने खुश दिख रहे हैं तो साला कुछ तो गड़बड़ है यार, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं ये गलत कर रहा था कि मैं प्रामाणिकपने से मेरी चौथी पारी लिखने की तैयारी नहीं था।
मैं ये गलत कर रहा था कि मैं ईमानदारी से शेयर नहीं कर रहा था। यहाँ पे इन कमरों में मेरे लोगों ने बोले कि मुर्तजा तो यहाँ पे आएगा तो दारू तो तेरी रुक जाएगी, लेकिन ये उस चीज का प्रोग्राम ही नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, जो मुझे बताया गया है कि एक आजादी का प्रोग्राम है, हमारे वचनों के अंदर दे टॉक अबाउट फ्रीडम, कि हम लोग को एक नई किस्म की खुशी मिलेगी और एक आजादी मिलेगी। वो आजादी सिर्फ शराब से नहीं है। वो जो मेरी गिल्ट है, मेरा जो आत्म करुणा है, मेरी जो खुन्नस है, मेरा जो पश्चाताप है, इन सभी चीजों में से मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये तीनों चीज मुझे घुमा फिरा के उधर ही लेके जाएंगे। मुझे बताया गया था कि जो तो तेरा पश्चाताप है, मेरे को काफी सारा पश्चाताप भरा हुआ था। जब मैं मेरे दोस्त लोग को देखता था, अरे यार ये फलाना बंदा इधर पहुंच गया, ये अमेरिका पहुंच गया, ये कनाडा पहुंच गया, ये इंग्लैंड पहुंच गया, अरे इसकी कंपनी में इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच गया, मैं तो किधर ही नहीं हूँ। क्योंकि वो जो मेरा पश्चाताप था वो मुझे वापस आत्म करुणा में लेके जा रहा था। और आत्म करुणा, और फिर वो ये घिसी-पिटी कहानी थी कि मैं बेचारा प्यार का मारा, अब न किसी के आंखों का तारा, शराब भी मेरा सहारा। और वो किस्सा कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरे को काफी सारी चीजों का पश्चाताप था। मैं पिताजी के लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मेरे पिताजी आईसीयू में थे, जब मेरा फर्ज था कि उनके बाजू में रहना चाहिए था, वो पूरे 10 के 10 दिन जब वो आईसीयू में थे, उनके बाजू में रहना चाहिए था, उनकी सेवा करना चाहिए था, तब मैं शराब पीते बैठा था। ये मैंने क्या करके बैठा हूँ? मुझे डर इस चीज का बैठा हुआ था कि मैं पिताजी के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, मैं तो ब्लैकआउट में पड़ा हुआ था, माँ के लिए तो कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। इतना डर से पूरा जकड़ा हुआ था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। जिंदगी में अगर एक कुछ थोड़ा बहुत शानपन मैंने किया रहेगा तो वो एक चीज थी कि मैंने स्पॉन्सर लिया था। कहीं ना कहीं वहां से थोड़ी बहुत इनायत आ रही थी, थोड़ी बहुत सेंस आ रही थी। पूरी तरह से उसका सुन नहीं रहा था, मैं सिर्फ एक साउंडिंग बोर्ड के जैसे वापर रहा था। काफी सारा दुख ये भी भरा हुआ था कि साला मेरा डाइवोर्स हो गया, मैं ना ही एक अच्छा पति बन पाया, मैं बिजनेस में जितना नाम कमाना चाहिए था वो नहीं कर पाया, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। वो इतना गिल्ट लेके आया था, और उसी गिल्ट के कारण, वही पछतावे के कारण बार बार आत्म करुणा के अंदर जा रहा था मैं बेचारा। और एंड में वही हो रहा था कि शराब ही मेरे हाथ में आ रही थी। और यहाँ पे जब खुन्नस की बात हो रही थी, और जब मुझे बताया गया था कि मुर्तजा तुझे माफीपन मांगनी पड़ेगी और तुझे लोगों को माफ भी करना पड़ेगा, वो एक चीज था जहाँ पे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था मेरे को। थोड़ी बहुत तो खुन्नस तो जो थी, जो मामूली थी, जब उसका यादी बनाया था और वहाँ पे देखा था, यस बॉस इसमें मेरा रोल क्या था, यस ये सिचुएशन ऐसा हुआ क्योंकि मैं शराब पी रहा था और मैं बेहोशी में पूरी ये चीज कर रहा था करके यहाँ पे मैं जवाबदार था। वो जो छोटी मोटी की खुन्नस थी वो तो जिंदगी में बहुत आसानी से निकल गई। वो तो जब यादी बनाया था और मेरे स्पॉन्सर से डिस्कस किया था, और जब उन्होंने मेरे को बोला था कि ओके तेरे साथ ये फलाना बंदे के साथ तेरी ये खुन्नस है और उसने तेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन जब तू इतिहास में जाके देखता है कि तूने क्या किया था, तूने कुछ तो किया था अतीत में जहाँ पे जिसकी वजह से ये सिचुएशन सामने आया था। छोटी मोटी खुन्नस से निकल गई थी, लेकिन एक दो तीन बड़ी खुन्नस इस तरह से पकड़ के बैठी थी मेरे को, जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी, और वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी मुझे। हकीकत में एक बंदे के ऊपर इतनी खुन्नस थी कि मैंने उसकी सुपारी दे दिया था। मैंने हकीकत में ये किया हुआ था, और वो बंदे के वो सिचुएशन इतना बिगड़ गया था कि जब भी वो मेरे सामने आता था तो मैं रास्ता चेंज कर देता था, और वो पूरा दिन मेरा सत्यानाश हो जाता था। ये ए में आने की बात कर रहा हूँ। वो कोरडा डारोडा जब बोलते हैं यहाँ पे, ड्राई ड्रंक, इस तरह से मेरा बिहेवियर का पैटर्न था। और एक दिन फाइनली कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि नहीं बस ये कहीं ना कहीं माफ करना पड़ेगा, लेकिन करूँ तो करूँ कैसे, हो नहीं रहा था। नहीं, मेरे बचपन में ये एक खुन्नस के लिए हकीकत में गया कि जब से तू छोटा था, जब तेरा डिवोर्स भी हो गया था, तो यही वो बंदा था जो तेरे को मूड में लाने के लिए तेरे को पिज्जा खिलाने को लेके जाता था, तेरे को पिक्चर दिखाने को लेके जाता था, और तूने खुन्नस पकड़ के क्या किया उसके ऊपर।
तू किस हद तक गया है? ये वही बंदा था जब तेरा एक्सीडेंट हुआ है कितने बार शराब पी के वो तेरे साथ वहाँ पे इमरजेंसी रूम में हॉस्पिटल के था, और मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि वो बंदे के लिए प्रार्थना कर। हमारे लिटरेचर में पण लिखा है कि वो बंदे के लिए प्रार्थना करो 21 दिन तक। हकीकत में बोलूँ तो 21 दिन में मेरी खुन्नस कहीं नहीं गई, क्योंकि पहले 5-10 दिन तो मैं ईमानदारी से आज बोलता हूँ 5-10 दिन तो उसको गालियां देते देते प्रार्थना कर रहा था। इतनी बुरी तरह से खुन्नस में जकड़ा हुआ था, निकल ही नहीं पा रहा था उसमें। लेकिन आज के तारीख में वो खुन्नस नहीं है, वो खुन्नस गई, एक दिन गई। आज हमारे रिलेशन काफी नॉर्मल है। आज वही बंदे के साथ बैठ के बात करता हूँ। पिछली बार जब उसके साथ बैठा था तो लगभग 1 घंटा उसके साथ बैठा हुआ था और नॉर्मल बातें कर रहे थे। आज भी वो मेरा फेवरेट है क्या? शायद नहीं है। आज भी रिलेशन उसके साथ परफेक्ट है क्या? नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो था उससे तो बेहतर है। तो इस फेलोशिप में अगर मैं आया और इन 3 चीजों को अगर पकड़ के रहा, और यहाँ पे ये जो चौथी पायरी बोला जाता है, 5वीं पायरी बोला जाता है, और 9वीं पायरी तक अगर मैंने काम नहीं किया, तो यही 3 चीज, मेरा पश्चाताप, मेरी खुन्नस, मेरे इफ्स एंड बट्स कि अगर ऐसा होगा तो मैं शराब से दूर रहूंगा, अगर वैसा होगा तो मैं शायद शराब पीऊंगा, अगर यही व्यवहार रहा तो फिर 100% मेरा गिलास मेरे हाथ में आने वाला है। मुझे ये 3 चीज पड़वड़ ही नहीं सकते। पश्चाताप मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा पश्चाताप मेरे को आत्मा करुणा में लेके ही जाता है। देख लिया है मैंने, मेरे अनुभव से देख लिया है। रिजर्वेशन अगर मगर मेरे लिए नहीं है वो। मेरे को यहाँ पे मेरा घर साफ करना है, मेरे को पड़ोसी का घर साफ नहीं करना है, मेरे को जाके मेरे भाई का घर साफ नहीं करना है, मुझे मेरे घर की साफ सफाई करनी है। खुन्नस वो चीज है जो मेरे लिए क्लियर कट बिग बुक ने बोला है कि एक नंबर 1 ऑफेंडर है। जो गुस्सा है वो आम आदमी के लिए ठीक है, उसके लिए एक लग्जरी है, उसको पड़बड़ेगी। लेकिन तेरे जैसे शराबी के लिए वो तो पड़बड़ने वाली नहीं है। तुझे इस चीज से दूर रहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे उसके लिए मेरे को एक प्रोग्राम दिया है। मैं ए में आने के टाइम काफी टाइम तक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश किया, यार ये चौथी पायरी की क्या गरज है, डायरेक्टली जाके माफी मांग लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रियम्बल में पण लिखा है आधे अधूरे उपाय से कुछ नहीं होने वाला है, हमको पूरी तरह से करना होगा। जब तक वो नहीं करूंगा तो जो मेन चीज थी जो मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए थी, आज उसकी झलक दिखाओ। जब मेरी मम्मी की सेवा करने का मौका मिला था 1.5 साल, जो मम्मी गुजरकन गए थे, उसके बाद जो अंदर से मुझे जो अच्छा लग रहा था कि वो जो सेवा करके जो मिल रहा था मुझे, वो जिंदगी में कभी नहीं मिला था। मेरी माँ वही व्यक्ति थी जिसके ऊपर मेरे को एक टाइम पर सबसे ज्यादा खुन्नस थी। और इस फेलोशिप ने मुझे सिखाया एक चीज कि तुझे दूसरों को तो माफ करना ही है, लेकिन तुझे खुद को पण माफ करना है। मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि ये बीमारी के लिए तू जवाबदार नहीं है, लेकिन तेरी रिकवरी सिर्फ तेरी जवाबदारी है, वो कोई और आके तेरे लिए नहीं कर सकता है। और यहाँ पे इजियर सॉफ्टवेयर वे की बात होती थी प्रियम्बल के अंदर कि हम लोगों ने कोई आसान तरह इसका ढूंढने की कोशिश किया। आज मैं ये दावा कर सकता हूँ कि यस, ये जो 12 कदम है यही एक इजियर सॉफ्टवेयर वे है मेरे जैसे प्राणी के लिए। आज कोशिश करता हूँ इसके ऊपर चलने की। इंसान हूँ, गुस्सा आता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उसको खुन्नस में परिवर्तन नहीं होने दूं। आज जब मेरे साथ कुछ गड़बड़ होती है, मैं बेचैन हो जाता हूँ, अगर मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इसका कॉज क्या है। इफेक्ट तो मुझे मालूम है कि मैं बेचैन हो गया हूँ, लेकिन इस तरह से क्यों हुआ है? कुछ न कुछ गड़बड़ मेरे अंदर है। आज खुद के जो कमियां है वो देखने की कोशिश करता हूँ। आज कहीं ना कहीं दोष देना, मैं ये तो नहीं दावा कर सकता हूँ कि बंद हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली कम तो हो गया है। शुक्रिया संजय जी, आप लोगों ने सुने, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू।